इतना बढ़िया काम तो यार वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के फोटोग्राफर्स ने नहीं किया जितना ये फैन कैम से एक फोटो आई है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये सोलो सिकोवा जब एग्जिट कर रहे थे समर स्लैम से हारने के बाद कोडी रोड से, तो ये रोमन रेंस के फैन वाला पोस्टर, इसको मैंने दिखाया भी था एक वीडियो में, जहाँ पे वो रोमन रेंस को मिस करने और उनके ऑरा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जरा एक्सप्रेशन देखो भाई, सोलो सिकोवा ने पूरे कैरेक्टर वर्क दिया है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि वो इग्नोर करके चले जाते, लेकिन पूरा लुक दिया और उसको देख के फिर रिएक्शन वही है जो कि हमने उनका रिंग में भी देखा था रोमन रेंस के रिटर्न को देख के। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। द ग्रेट खली के बारे में, जैसे उनके हाइट, उनकी साइज को लेकर बहुत सारी बातें होती है, इसकी वजह से वो इतने ज़्यादा फेमस भी हुए थे। लेकिन सेम टाइम पर एक ऐसा इंसिडेंट भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि खली के साथ लड़ते हुए एक रेसलर को अपनी जान गंवानी पड़ गई। और इसके पीछे की पूरी स्टोरी, कौन वो रेसलर है, ब्लैक फ्राइडे का एपिसोड नंबर 4 आ चुका ऑन स्पॉटिफाई, आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके सुन सकते हो। उसे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि फैली हुई हैं और आपको उसके बारे में शायद क्लैरिटी नहीं है, तो आप उसे जाके डेफिनेटली सुन सकते हो। और थैंक यू आपका जो सपोर्ट आ रहा है स्पॉटिफाई के ऊपर, हम ऐसे ही कंसिस्टेंट आपके लिए जो एपिसोड्स हैं वो लेके आते रहेंगे। बात करते हैं पॉल हेमन से सबसे पहले शुरुआत करते हुए। तो पॉल हेमन ने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पे रोमन रेंस के अपने ट्राइबल चीफ की तारीफें करना तो शुरू कर दिया। चलो कुछ बातें भी पॉल हेमन बोल रहे हैं। यहाँ पे ये किस भाषा का ट्रांसलेशन है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो बात लिखी हुई है वो ये है कि जो रिवेंज है वो डिश है जो कि ट्राइबल चीफ बेस्ट तरीके से सर्व करता है। और ये वही बात कर रहे हैं जो सोलो सिकोवा ने अब तक रोमन रेंस के लिए बातें बोली, और पॉल हेमन की पिटाई का भी जो बदला है वो रोमन रेंस ने लिया। वैसे अभी तो ये कहानी की शुरुआत ही है। अभी स्मैकडाउन में देखो, कल जब रोमन रेंस आ रहे हैं तो और कितने नए पन्ने खुलते हैं इस ब्लड लाइन की स्टोरी के। और इसी पन्ने खुलने से मैं आपको लेके आता हूँ इस एक्साइटिंग फेस ऑफ की तरफ, जो कि शायद कल स्मैकडाउन में भी हो सकता है। अब जैसे हमने समर स्लैम में रोमन रेंस का रिटर्न देखा, तो उस पॉइंट पे एक चीज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अवॉइड करी वो था जेकब फाटो और रोमन रेंस को सामने लेके आना। पहले तो जेकब फाटो के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि उनको उस पॉइंट पे अपनी इंजरी को वैसे ही सेल करना था, लेकिन शायद एक्चुअल में ही वो जो जेकब फाटो है वो इंजर्ड हो गए थे। बट जेकब फाटो को लेकर अभी अपडेट ये आ रही है कि ऐसा नहीं है, मतलब वो चल फिर पा रहे हैं। हो सकता है वो थोड़ा फिजिकली ना कुछ चीज करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी अपीयरेंस ही ना दिखा, मतलब ऐसी हालत नहीं उनकी कि वो अपीयर ही ना हो सके। तो पॉसिबली कल स्मैकडाउन में रोमन रेंस और जेकब फाटो फाइनली आमने सामने आ सकते हैं। ये वो फेस ऑफ है जिसके दीवाने फैंस, बहुत सारे फैंस हो रहे हैं कि वो सोलो सिकोवा और रोमन रेंस से ज्यादा इन दोनों बंदों को आमने सामने देखना चाहते हैं। क्योंकि जब से जेकब फाटो आए हैं हर कोई बोल रहा है कि भाई सोलो सिकोवा से ज्यादा वैल्यू तो हमको इस बंदे में दिखाई देती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जानबूझ के वो चीज समर स्लैम में रोक के रखी, और कल चांसेस हैं कि जेकब फाटो के साथ अगर मामला सिंपल सही है, डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिल उनको टेलीविजन पर फीचर करना चाहती है, तो फिर कल ये आपको चीज देखने को मिल सकती है। और इस पर रोमन रेंस का रिएक्शन भी क्या होगा भाई, कल रोमन रेंस का प्रोमो क्या होगा, वो सारी चीजें कल स्मैकडाउन में बढ़िया एंटरटेनमेंट के साथ आएंगे, और उसका रिव्यू फिर आपको चैनल पर जल्द से जल्द मिल भी जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैश इन बर्लिन के गुंथर वर्सेस रैंडी ओर्टन के मैच के बारे में। तो भाई इस मैच के जो ऑड्स आए हैं वो कुछ ये बताते हैं कि रैंडी ओर्टन का तो भाई कोई चांस ही नहीं है जीतने का, बट ये ऑड्स हैं, ऑड्स 90% से ज्यादा हैं कि रैंडी ओर्टन इस मैच में जीतने नहीं वाले और गुंथर ही अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। बट असली अखाड़ा पर रैंडी ओर्टन वाला एपिसोड हमने ला दिया है आपके लिए, पहले काफी दिन हो चुके हैं, उसको आपने जाके सुना होगा अगर, तो फिर आपको जो दूसरी साइड है वो भी सुनने को मिल गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जो कि ऑल एलीट रेसलिंग से अब डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं, और ये बहुत सारे नेम्स हैं। रिकी स्टार्क का नाम आ रहा है, लूचा ब्रदर्स का नाम आ रहा है जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू कंसीडर कर रही है, डैनियल गार्सिया। रिकी स्टार्क्स के बारे में तो मैं पता नहीं कब से ही बता रहा हूं, क्योंकि वो कोडी रोड्स की बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपको पता है यारी दोस्ती सुपरस्टार्स की कंपनीज भी चेंज करवा देती है, जैसे हमने एज और क्रिश्चियन के केस में देखा है। तो शायद ये वो सुपरस्टार्स हैं जो कि बहुत जल्दी एडब्ल्यू से आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में भी देखने को मिल सकते हैं। अब जो पहले ऐसा होता था कि डब्ल्यूडब्ल्यू से एडब्ल्यू में जाते हैं, लेकिन अब मामला पिछले कुछ टाइम से जैसे हम देख रहे हैं उल्टा हो रहा है। तो ये वो नाम है जो कि शायद नेक्स्ट लैंड हो सकते हैं ऑल एलीट रेसलिंग से वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की तरफ। 14 साल भाई पूरे हो चुके हैं किस चीज को, सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आए हुए। तो आरओएच से वो आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में, उससे पहले वो एफसीडब्ल्यू में गए थे। मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि एकदम से बंदा रॉ में आ रहा है फिर स्मैकडाउन में आ रहा है। जो डब्ल्यूडब्ल्यू की डेवलपमेंटल टेरिटरी थी वो एफसीडब्ल्यू थी, उसको बाद में उन्होंने एनएक्सटी में चेंज किया था। तो ये 14 साल पूरे हो चुके हैं। ये अपनी अपीयरेंस से पहले ना उन्होंने आरओएच में एक प्रोमो भी कट किया था, जहाँ पे बोलते हैं कि उसी बेल्ट के साथ वो चले जाएंगे। और प्रोमो सेथ रॉलिंस का जाके सुनोगे तो लगेगा कि हाँ भाई अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी तो इससे बहुत कुछ करने की जरूरत है। बट उस पॉइंट पे किसी ने सोचा नहीं होगा कि सेथ रॉलिंस इतने बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के। सेथ रॉलिंस के बारे में बात चली रही है, तो भाई मेल्जर की तरफ से सेथ रॉलिंस के बारे में कुछ पता चला है हमको। और थोड़ी सी सैड बात है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेथ रॉलिंस को जो अभी आने वाले एपिसोड है रॉ का, उसके किसी एक शो के लिए एडवर्टाइज किया, लेकिन मेल्जर का कहना यह है कि
सेथ रॉलिंस को एक्चुअल में टाइम ऑफ चाहिए, अपनी इंजरी से वो डील कर रहे हैं और उसी की आड़ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को किया और तभी उन्होंने कहा कि चलो भाई किसको ये मौका दें, ब्रॉन्सन रीड को मौका दे दिया तो उनका भी काम सही हो गया और सेथ रॉलिंस ऑफ भी ले लेंगे। तो मेल्जर के अकॉर्डिंग ये कोई बैश इन बर्लिन में मैच बनाने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि सेथ रॉलिंस को टाइम ऑफ चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं है सेथ रॉलिंस के साथ, बहुत जल्दी रिकवर होकर वो वैसे भी वापस आ जाएंगे। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात करते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में थोड़ा सक्सेसफुल होना है तो फिर एक काम कर लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिक्योरिटी गार्ड पहले बनने की कोशिश करो, क्योंकि कितने सारे सुपरस्टार्स हमने देखे हैं। अभी ये ब्रॉन ब्रेकर की भी फोटो चल रही है ट्विटर पे, जहां पे आप देख सकते हो ये जब फ्यूड चल रही थी एनएक्सटी में अनडिस्प्यूटेड एरा के टाइम की ये है, तो उस टाइम पे ब्रॉन ब्रेकर पीछे कैसे सिक्योरिटी गार्ड है और आज देखो वो अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बन चुके हैं। वैसे रिसेंटली ब्रॉन ब्रेकर ने ना जॉन सीना के साथ रिटायरमेंट मैच की भी बात करी है और जब भी मैं किसी सुपरस्टार को बोलते हुए सुनता हूँ कि वो ऐसी ख्वाहिश रखता है कि भाई मैं इस सुपरस्टार को रिटायर करना चाहता हूँ, तो मुझे सुन के बेकार सा लगता है कि यार क्यों ही बोल रहे हो। लेकिन जॉन सीना और ब्रॉन ब्रेकर आई थिंक बिल्कुल बढ़िया मैचेस देने के बाद, जैसे रैंडी ओर्टन के साथ जॉन सीना का मैच करवा लो, रॉक के साथ करवा लो, रोमन रेंस के साथ करवा लो, ये मेरे अंदर का एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन ये सारे नाम ले रहा है, तो सारे बड़े मैचेस करवा दो। उसके बाद जब आखिरी रिटायरमेंट मैच की बारी आए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो ब्रॉन ब्रेकर और जॉन सीना का मैच करवा सकती है, जो कि ब्रॉन ब्रेकर के लिए फायदे की चीज होगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जाके तो उनको फ्यूचर में एक बड़ा सुपरस्टार बनाना ही है। तो मैं तो इस बात से अग्री करूंगा वैसे ब्रॉन ब्रेकर की। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? बट मैं ये बोलूंगा जॉन सीना का फेयरवेल टूर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हर बंदे से आगे हार ही रहे हैं। वो हमको सुपर सीना वाली अगर वाइब मिलेगी तभी जॉन सीना के इस रन को देखने में ही मजा आएगा। एडम पियर्स और निक ऑल्डिस दो ऐसे ब्रांड के जनरल मैनेजर हैं जो कि मैं कह सकता हूं पिछले बहुत सालों में मेरे को तो सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब आप किसी का भी नाम ले सकते हो, लेकिन क्योंकि ये बंदे भी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं ना, तो वो वाइब आते हैं कि हाँ भैया ये चलाते हैं पूरी कंपनी को। अगर कोई इनसे बहस या उलझने की कोशिश करेगा तो दम रखते हैं कि ये भी उठा के पटक दें। तो एडम पियर्स का रिसेंटली क्रिस वैन के साथ इंटरव्यू आता है और यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो निक ऑल्डिस के साथ दो हाथ करने में पीछे नहीं हटेंगे अगर जो स्पॉट है वो सही तरीके का उनको मिलता है, क्योंकि ये दोनों जो है एनडब्ल्यूए चैंपियन भी रह चुके हैं, इस बात को भी मेंशन करते हैं। तो शायद अगर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की जगह रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाली थीम होती तो ये ज्यादा बेटर सूट करता, क्योंकि उधर से ये आते अपनी निक ऑल्डिस स्मैकडाउन को लेके, इधर से फिर एडम पियर्स आते। बट फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस कॉन्सेप्ट को तो ऐसे खत्म सही कर दिया। पहले तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई निक ऑल्डिस को तो पहले रिंग में लेके आओ तुम, क्योंकि कई मौके ऐसे आए हैं जब ऐसा लगता है, ऐसा लगा तो रोमन रेंस के साथ उनकी फ्यूड हो सकती है, बट फिर जाके वो चीज हुई नहीं। जे उसो भाई अब इंटरेस्टेड नहीं है अपने भाई जिमी उसो के साथ टैग टीम में रेसल करने के लिए। वो तो खुला बिल्कुल बोल रहे हैं यार मैं अपने सिंगल्स रन को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इतना इंटरेस्ट तो नहीं दिखाता कि टैग टीम में जाके मैं अपने भाई के साथ दोबारा रेसल करूँ। हाँ वो बोलते हैं कि उसोस ग्रेटेस्ट टैग टीम्स में से एक है, उसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन अभी वो फोकस करना चाहते हैं अपने सिंगल्स रन के ऊपर। अब देखते हैं ये जो लैंडस्केप है वो भी कैसे चेंज होता है जे उसो के लिए, जब ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का दोबारा से इंट्रोडक्शन होगा उनकी लाइफ में, क्योंकि अब हमको पता है वो चीज तो होने ही वाली है रोमन रेंस के रिटर्न के बाद। अब वही एक नेक्स्ट स्टेप है जिसको देखने के लिए, जो कि है जे उसो के लिए, और फैंस भी उसको देखने के लिए वेट करें। बट फिलहाल जे उसो का इंटरेस्ट है नहीं कि वो टैग टीम वाले डिवीजन में जाके काम करें। नेक्स्ट ये फोटो देखो आप, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप बेबी फेसेस की है। इसमें से एक बेकी लिंच को हटा दो आप, क्योंकि वो तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन ही नहीं है। और मेरे को ना इसको देख के 2018-19 का टाइम याद आ रहा है कि जब बेबी फेसेस को फैंस देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, उनको देखने में मजा आ रहा था सिर्फ हील सुपरस्टार्स को। और आई थिंक वो उस समय विंस की बुकिंग की वजह से था, क्योंकि एक सेम फॉर्मेट पर हर एक बेबी फेस को बुक करते थे और बेबी फेस बहुत बड़े लप्पू भी लगते थे भाई इस टाइम पे, क्योंकि वो ऐसा लगता था यार ये तो बस पिटने के लिए ही बने, या इतने बेवकूफ है इनके साथ कोई भी हील सुपरस्टार करके चले यार, इनको दिखाई नहीं दे रहा। ड्रू मैकिंटायर का वो वाला प्रोमो जहां पर उन्होंने बोला था आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड, उस चीज के बारे में खुल के उन्होंने कुछ बात करी और वो कहते हैं कि मेरा तो कुछ और भी प्लान था बोलने का, लेकिन ट्रिपल एच की नजरों में वो चीज थोड़ी ज्यादा इंटेंस लगी और ऐसा लगा कि बहुत लोगों को ऑफेंड कर सकती है, इस वजह से फिर आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड वाली चीज के साथ ही वो गए। अब पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जब इसी चीज को इतना पॉपुलर, ये इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है इस लाइन को, अगर आप ट्विटर पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप देखते होगे हर एक चीज के नीचे जो मीम मटेरियल की तरह इसको यूज किया जाता है, तो ड्रू मैकिंटायर ने इसको ऐसे ही इतना पॉपुलर कर दिया, तो अगर जो एक्चुअल उनके वर्ड्स होने वाले थे वो भी बोलने को दिए जाते तो फिर कुछ तो और गड़बड़ मच जाती है यहाँ पे। और फिल्टर हर बार होता ही है प्रोडक्ट में, चाहे विंस के टाइम में बोलो चाहे ट्रिपल एच के टाइम पे बोलो, और आई थिंक कुछ सही होगा, क्योंकि वैसे ट्रिपल एच खुद ही आपको पता है कि इस टाइप के हरामी आदमी है, तो वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज होगी, तब भी मुझे लगता है शायद जाकर रोकेंगे। कोडी रोड्स की एक ऐसी ख्वाहिश है भाई जो कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही, वो जो विंग्ड ईगल वाली चैंपियनशिप है, जो कि कोडी रोड्स ने कितने टाइम से इच्छा जताई है कि वो उसको लेके आए, जब वो टाइटल जीते भी नहीं थे तभी उन्होंने
बोल दिया था और हम सोच रहे थे कि नया टाइटल आएगा, नया डिज़ाइन आएगा, लेकिन वो चीज़ अब तक हुई नहीं है। और कोडी रोड्स कहते हैं कि अभी भी वो चाहते हैं कि जो टाइटल ब्रेट हार्ट के पास था, जो होगन के पास था, वही वाला टाइटल मैं लेके आऊँ। बट एट द सेम टाइम वो यही बोलते हैं कि ये एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है जो कि मेरे पास है और मैं अब इससे भी जुड़ चुका हूँ। बट शायद वो उन्होंने कवर करने के लिए बोला, दिल के अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि उस चैंपियनशिप को ही लाने का मन है कोडी रोड्स का। पता नहीं शायद डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा या फिर क्या चीज़ है। अगर ज़्यादा ही है तो भाई कस्टम टाइम के लिए तो दे ही सकते हैं कोडी रोड्स को चैंपियनशिप, क्योंकि वो टाइटल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। बाद में फिर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू जब कोडी रोड्स हारे तो अपने दोबारा से डिज़ाइन के साथ चले जाए, लेकिन स्टिल ये वो अर्जी है जो कि अभी तक लगाई हुई है कोडी रोड्स ने और वो पूरी नहीं हो रही। रोमन रेंस के बारे में भाई ऐसी बात आपको बता दूंगा, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाओगे आप। कल तो रोमन रेंस स्मैकडाउन में आने ही वाले हैं, लेकिन कल के बाद भी जो स्मैकडाउन का एपिसोड है, यानी कि लगातार 2 स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए रोमन रेंस की अपीयरेंस है। और जो डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो की मैं बात कर रहा था रोमन रेंस की, वो भी आपको बताया था संडे को ही आ रही है, तो बस चिपके रहना उसके साथ। पूरा जितने भी मिनट की वो होगी, फुल एंटरटेनमेंट की आपकी जो जिम्मेदारी है वो मेरी। बाकी स्मैकडाउन के अंदर लगातार रोमन रेंस की 2 शोज की अपीयरेंस है, तो उसको भी एंजॉय करने वाले हैं। फिर से स्मैकडाउन के जो अच्छे वाले दिन है वो डेफिनेटली लौट जाएंगे। स्क्रीन पर अभी आपको दिख ही रहा होगा द ग्रेट खली का पॉडकास्ट एपिसोड, उसको जाके जरूर सुनना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ऐसा कंटेंट हम रोज यहाँ पे लाते रहते हैं। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।